ये शान हैदर ने लिखा है और ये सही हिब्रू मीडिया सीरियाई क्षेत्र से आईडीएफ के कब्जे वाले गोलान हाइट्स में आईडीएफ के ठिकानों पर 19 रॉकेट दागे गए। रॉकेट, और मैं आपको बता दूं, आज देखिए मैं स्टोरी करने वाला था लेकिन मुझे जाना पड़ गया प्रोग्राम में, और वो ये कि हिजबुल्लाह लगातार जो है वो इजराइल की तरफ बढ़ रहा है और कब्जे कर रहा है। वो यही सवाल पूछूंगा और यही बहुत इंपॉर्टेंट है। जयदीप साहब लिखा, यूएई ने घोषणा की, ऐलान किया है कि उसका गैस प्रोडक्शन जीरो हो गया है। ये देखिए, ये यूएई से बड़ी खबर है। यूएई ने ऐलान किया, अभी मत जाइए साथियों, एयर डिफेंस सिस्टम, यानी आप देखिए कि ईरान ने इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिए कि जो मतलब F-35 को मार गिराए। ये बहुत बड़ी बात अपने आले में है, और स्टील तो वो भी। तो ये जो पूरे का पूरा सिस्टम है, आप बताइए कि अगर यूरिया भी नहीं मिलेगा तो भारत के अंदर खेती का क्या होगा? ये देखिए बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है। ये छोटी-मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर्स है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही नहीं झुका है, उसने सिर्फ तेल के लिए अलाउ किया है अभी। अभी आप देखिए कि ईरान की पज़ेश्कियान साहब की वो तीनों शर्तें मानी जाएँगी। इसके अलावा और भी अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये देखिए जितनी मेच्योरिटी दिखाई दे रही है और अब दुनिया लोहा मान रही है। एक तरफ देखिए फॉक्स न्यूज है कि यूएसएस ने ईरान जंग में मारे गए फौजियों के की आखिरी रसूमात जुलूस को पूरी तरह से गुप्त रखा, खुफिया रखने का फैसला लिया है। दूसरी तरफ आप देखिए अली लारीजानी, लाखों लोग, यानी वो आप देखिए कि वो शहादत का जो जज्बा है, देखिए कॉन्सेप्ट है, ये वो कॉन्सेप्ट है कि जो वलवला पैदा करता है। और मैं ईरान गया जब, तो मैंने देखा कि चौराहों पे, अब्दुल वाहिद साहब, दीवारों पे जगह जगह शोहदा के फोटो लगे हुए हैं। और जब मैं कब्रिस्तान गया तो कब्रों पे भी शोहदा की तस्वीरें लगी हुई हैं वहां पे। यानी वो देखिए हम लोगों को थोड़ा से अटपटा लगेगा कि यार हर चौराहे पे एक तस्वीर लगी हुई है, हर चौराहे पे एक बोर्ड लगा हुआ है शहीद का, लेकिन इससे जो ऑनर पैदा होता है नई नस्ल में, जो जवानों में, कि साहब शहादत का ये मकाम है कि इनकी तस्वीरें, इनके होर्डिंग, इनके बोर्ड्स, इनकी कब्रें भी मुनव्वर हैं। ये जो पैदा हो, देखिए अल्लाह क्या देगा, कैसे देगा, वो एक अलग है, उसको किसी ने नहीं देखा। लेकिन ये जो दिख रहा है, ये ऑनर जो दिख रहा है, आप देखिए तो, और आप देखिए कि कैसे जुलूस निकलता है रोजों पे, उन ताबूतों को ले जाया जाता है जहां लाखों लाख लोग, तो ये जज्बा जो है, और यही देखिए कामयाबी का यही जो है सबसे बड़ा वो है। और मैं वहीं पे आऊंगा क्योंकि बहुत बड़ी खबर है। यहाँ पे नूर साहब लिखा है, पूरी दुनिया इसी पे उलझी है कि नेतन्याहू का ताबूत या जिंदा सबूत, नेतन्याहू का ताबूत या जिंदा सबूत। लेकिन मुझे भी लगता है कि बिना चिंगारी के धुआं नहीं निकलता, कुछ राज तो जरूर है। आपकी राय? अरे भैया मैं राय ही दे रहा हूं, मैं यही सवाल पूछ लूंगा और क्या करूंगा बताइए, यही सवाल पूछूंगा और यही बहुत इंपॉर्टेंट है। जयदीप साहब लिखा, यूएई ने घोषणा की, ऐलान किया है कि उसका गैस प्रोडक्शन जीरो हो गया है। ये देखिए, ये यूएई से बड़ी खबर है। यूएई ने ऐलान किया, अभी मत जाइए साथियों, जरा 10-15 मिनट और रह लीजिए, अब्दुल वाहिद साहब को सुन लीजिए, बहुत जबरदस्त जो है बोलते हैं, वो बहुत अच्छा बोलते हैं। और दुआ के बगैर सब कुछ अधूरा है, तो दुआ कराएंगे फिरोज बख्श साहब, बस थोड़ी देर और रुक जाइए। तो यहाँ पे देखिए यूएई ने ऐलान कर दिया है कि उसकी गैस का प्रोडक्शन जीरो हो गया। ये सूरत हाल देखिए, महज अभी 20 दिन हुए जंग के, आज 20वां दिन है और हालात देखिए कैसे पैदा हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे राजा सिंह साहब ने भी लिखा है, लाइक करो शेयर करो। यहाँ पे जयदीप साहब लिखा है, खत्मुल अंबिया ने खुलासा किया, इंकशाफ किया है कि हमने जो एक 35 हिट किया है, F-35 हिट किया है, वो एयर डिफेंस सिस्टम हमने 12 रोजा जंग के बाद तैयार किया है। एयर डिफेंस सिस्टम
यानी आप देखिए कि ईरान ने इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिए कि जो मतलब F-35 को मार गिराए। ये बहुत बड़ी बात अपने आने में है, और स्टील तो वो भी आने वाले वक्त में दुनिया में 20% गैस की कमी रहेगी। अब ये तय हो गया। देखिए ये तमाम चीजें मैं आऊंगा आप पास। यहाँ पे देखिए ईरान संसद में हुर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स लगाने का मामला डिस्कस किया गया है कि अब जो भी गुजरेगा हम उससे टैक्स लेंगे। और मैं कि अभी भी इनकम जो है काफी बढ़ गई ईरान की, अगर देखा जाए तो यहाँ एक और चीज, यहाँ पे इजराइल में अंतिम पीएम की नियुक्ति सिर्फ यूट्यूब चैनलों और सोशल मीडिया के शीर्षक है, कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है। बिल्कुल सही है। लेकिन बहरहाल यहीं से खबर निकलेगी, आप देखिएगा। आयतुल्ला सिस्तानी ने शनिचर को ईद का ऐलान किया है कि ईद की नमाज शनिचर को होगी। तो बहरहाल अभी बहुत सारी और है। जी अब्दुल वाहिद साहब। देखिए, ऐसा है कि इस वक्त जो कुछ है, आपने बताया कि भाई यूएई का जो है गैस का प्रोडक्शन ज़ीरो पे आ गया है। लेटेस्ट रिपोर्ट ये भी है कतर का, जो आज लेटेस्ट फिगर्स आए हैं अभी 2-3 घंटे पहले, अराउंड 30% गैस का प्रोडक्शन लो हुआ है कतर के अंदर भी। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप देखिए कि भारत और बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनका जो है टोटल जो है डिपेंडेंसी सिर्फ कतर के गैस पर है। उसके अलावा कोई और रिसोर्स उनका इतना बड़ा नहीं है। रशिया वगैरह से उतने बड़े जो है पैमाने पर गैस वगैरह नहीं आता है। और उसके अलावा भारत सरकार का 10 साल का एग्रीमेंट है कतर की गवर्नमेंट से एलएनजी का। उसके अलावा यूरोप वगैरह को भी जो है कतर सप्लाई करता है। तो कतर जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट गैस का सप्लायर है। कतर के बाद जो है उसके अलावा जो है देखिए जो फारस है गैस का प्लांट, ईरान का, ये दुनिया के बड़े गैस प्लांट में से एक है। और उसकी सबसे अहम बात ये है कि वहाँ उसको जो है गैस बनाने के लिए अमोनिया का इस्तेमाल होता है। अमोनिया के अलावा जो है वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में यूरिया पाया जाता है। और यूरिया का एक जो है वो दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है प्रोडक्शन हाउसेस में से एक है, जहाँ से प्रोड्यूस होता है यूरिया। और आप बताइए कि ये सिर्फ ऑयल और वहीं तक महदूद नहीं रहने वाली है बात ये। यूरिया जो है उसके बगैर आप देखिए कि भारत में खाद वगैरह के लिए, फसलों वगैरह के लिए कितने बड़े पैमाने पर यूरिया का इस्तेमाल होता है। और मैक्सिमम यूरिया भारत जो है अराउंड 60-70% सिर्फ ईरान से आयात करता था जब वो बार्टर ट्रेड था। यानी यूको बैंक के अंदर जो 60,000 करोड़ रुपए ईरान ने जमा कराए थे अपनी करेंसी के अंदर, वो सिर्फ इसलिए था मनमोहन सिंह के दौर में कि भाई हम जो है इतना पैसा रहेगा ऐसे गारंटी, क्योंकि यूको बैंक की ब्रांच यूएस वगैरह में नहीं थी, इसलिए वो सैंक्शन लिस्ट में नहीं था। तो अगर वो सैंक्शन लिस्ट में नहीं था तो उसके जो है ज़रिए से तो बहुत सारी जो है मतलब धान हो गया, गेहूँ वगैरह हो गए, ये सब हो गए, मेडिसिन वगैरह हो गई, तो ये सब जो है ईरान जाते थे और ईरान से जो है बहुत सारी चीज़ें इधर-उधर आती थी। तो ये जो पूरे का पूरा सिस्टम है, आप बताइए कि अगर यूरिया भी नहीं मिलेगा तो भारत के अंदर खेती का क्या होगा? ये देखिए बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है। ये छोटी-मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर्स है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही नहीं झुका है, उसने सिर्फ तेल के लिए अलाउ किया है अभी। अभी आप देखिए कि ईरान की पज़ेश्कियान साहब की वो तीनों शर्तें मानी जाएँगी। इसके अलावा और भी अभी बहुत कुछ होना बाकी है। पूरे का पूरा मिडल ईस्ट का सिनेरियो पूरी का पूरा चेंज हो गया है। और दूसरी बात ये कि अरब कंट्रीज़ और ये जो जितने बड़े-बड़े इजलास हो रहे हैं, देखिए इसके अंदर कोई शक नहीं है कि एक ट्रस्ट डेफ़िसिट है दोनों के दरमियान, अरब वर्ल्ड के अंदर और ईरान के अंदर। और ये तारीख़ी हैसियत है इसकी, सदियों पुराना है। आज का नहीं है कि 2-4-10 दिन में अचानक आएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो है एक दूसरा पहलू ये है कि अवामी सतह पर ये अविश्वास कम हो रहा है धीरे-धीरे। अवामी सतह पर दोनों एक-दूसरे के करीब आ रहे हैं। आज अगर आप सर्वे करा लें, तो ग़ालिबन जो है इमाम हरम से कहीं ज़्यादा वोट ईरान के प्रेज़िडेंट को मिल जाएँगे, वो भी सुन्नी वर्ल्ड के। तो इस वक़्त सूरत-ए-हाल ये है कि अरब वर्ल्ड जो है कितनी ही करारदादें पास कर ले, कितनी ही मीटिंग्स कर ले, अगर वो ईरान के ऊपर एक पत्थर भी फेंकेंगे और पलट करके अगर ईरान ने रिटेलिएट कर दिया, तो वहाँ अवाम इतने नालां हैं अपने हुक्मरानों से कि ईरान के अंदर भले ही रिजिम चेंज ना हो, वहाँ पे रिजिम 10 मिनट से ज़्यादा लगेगा नहीं चेंज होने के लिए।
और आप देखिए कि जिस तरह मिस्र के अंदर मुर्सी की गवर्नमेंट हटाई गई, 700 साल के बाद पहली बार डेमोक्रेसी आई थी, मुश्किल से 11 महीने रही, और जो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है, दसियों हजार लोगों को जिंदा जलाया है फत्ताह सीसी की मिलिट्री ने, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे डेमोक्रेसी के लिए। तो ये लोग जो है दुनिया को बताएंगे, ये लोग जो है क्या इनको इतनी शर्म है? तो ये लोग जो है बेसिकली इंसानियत के दुश्मन हैं। इनसे उम्मीद रखना कि ये मुसलमानों को बचाएंगे, फ़लस्तीन को बचाएंगे, कहीं और आगे आएंगे। आप बताइए, शर्म उल शेख के अंदर ये सारे जमा थे, कई महीने हो गए, पूरी करारदाद थी, डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया गया, रजब तैयब उर्दगान भी थे, नाम नेहाद खलीफतुल मुस्लिमीन मौजूदा दौर के। तो ये जितने सेल्फ स्टाइल्ड लीडर हैं, ये सारे के सारे वहां मौजूद थे। एग्रीमेंट हुआ, साइन हुआ, क्या है आज सूरत हाल? कौन सा ऐसी जो है गली है, कौन सा ऐसा कूचा है जहां इसराइल नहीं जाता और जिसको चाहता है जब उठा के ले आता है? लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि मैक्सिमम 10-10 साल तक के फलस्तीनी बच्चे इसराइली जेलों में कैद हैं। बताइए आप। तो ये जो है सूरत हाल है, इनको शर्म शेख पे शर्म से डूब के मर जाना चाहिए था। तो ये लोग जो है सिर्फ करारदाद, सरगेई लारोफ ने, रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत बड़ी बात कही थी 5-6 रोज पहले, जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया कि ईरान अरबों को टारगेट किस लिए कर रहा है, एक अरब जर्नलिस्ट ने सवाल किया। तो उनका जवाब क्या था कि जब 180 बच्चे मारे गए थे ईरान के अंदर यूएस स्ट्राइक में, एक अरब कंट्री का नाम बताइए जिसने उस पर ताज़ियत का इजहार किया हो। आज तक एक मुस्लिम कंट्री का नाम बताइए, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया को छोड़ करके, मालदीव वगैरह के, कि जिनका जो है खामनेई साहब पर ताज़ियत का इजहार किया हो। बताइए आप एक। तो ये जो है सूरत हाल है। ये लोग जो है बेसिकली क्या हैं, दे ऑल आर पपेट्स ऑफ द यूएस। और ये जो है बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे। और आप देखिए कि जो लोग इल्जामात लगा रहे हैं कि यूएई पर सिविलियन उस पे जो है एयरपोर्ट पे क्यों मारा, ये पूरी दुनिया जानती है। लोग गूगल पे जाएं, मैं कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस और एल्बर्ट आइंस्टाइन वाला फार्मूला नहीं बता रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ी इन्वेंशन है। फुजैरा जो है वहां पे सिविलियन एयरपोर्ट के बीच के अंदर मिलिट्री पर्पस के लिए बनाया गया है, और वहां से यूएस के फाइटर जेट्स फ्लाई करते हैं ईरान पर अटैक करने के लिए। तो जब ये बात मुझे मालूम है, सैकड़ों लोगों को मालूम है गूगल से, तो क्या ईरान के लोग बेवकूफ हैं? इतनी छोटी सी बात मालूम नहीं होगी उनको कि कहाँ पे जो है सिविलियन पोर्ट है, कहाँ पे सिविलियन बेस के बीच में आपने मिलिट्री बेस बनाया हुआ है। तो ये जितना है बहुत ही प्रिसाइज अटैक है ईरान का, और ये पूरी दुनिया जानती है। वरना अगर ईरान अपने आप पे आता तो बुर्ज खलीफा वगैरह और ये बुर्ज दुबई और ये सब जितने इन्होंने बना रखे हैं, ये सारे अब तक धराशायी हो चुके होते। तो ये जो है सिर्फ करारदादें पास करना, ये सब करना, ये हुक्मरानों ने बहुत ज्यादा जो है डिसअपॉइंट किया है। और वो दौर अब आने वाला है कि ये जितने जो है बुर्जुआ हैं, हिंदी में एक लफ्ज होता है जिसको बोलते हैं बुर्जुआ, जमींदाराना निजाम साहूकारों का चला रहा है। तो ये जो है ये सारे ढहने वाले हैं और ये ढह जाएंगे, और इनकी एक्सपायरी डेट शुरू हो गई है। और ईरान जो है वो तो जो है एक दूसरा वो है, ये जो है बाकायदे ये अरब ममालिक जो है बाकायदे फंडिंग करते हैं कि कहीं भी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेसी पनपने न पाए, इसके लिए फंडिंग होती है। जब मुर्सी की गवर्नमेंट गिराई गई थी तो उस वक्त $2 बिलियन किंग अब्दुल्ला जो है सऊदी अरब का बादशाह उस वक्त का, उसने मिस्र की गवर्नमेंट को दिया था ताकि किसी तरह का फाइनेंशियल कियास ना आए मिस्र में, मिलिट्री वगैरह को उनको तनख्वाह दी जाती रहे, बस तुम जो है इनको जो है मुस्लिम ब्रदरहुड को या फिर इस तरह के जितने लाइक माइंडेड लोग हैं इनको क्रश कर दो। तो ये वो लोग हैं। आप बताइए, हमास के बड़े बड़े लीडर मारे गए, इस्माइल हनिया की भी शहादत हुई, उनकी वसीयत क्या थी कि मेरी नमाज जनाजा खामनेई साहब पढ़ाई उन्होंने। आप बताइए, सूरत हाल ये है। एक सुन्नी वर्ल्ड के किसी उसको तौफीक तक नहीं हुई, अरब वर्ल्ड के, सऊदी अरब वगैरह, इनको कतर में चूंकि उनका ऑफिस था, कतर वाले इसलिए आ गए थे। आप बताइए कि कुवैत का, बहरीन का, ओमान का, सऊदी अरब का किसी मुल्क का एक नुमाइंदा उनकी नमाज जनाजा में शरीक हुआ था? कोई नहीं हुआ था। तो ये लोग जो है फलस्तीन वगैरह और ये सब जो है, फलस्तीन को आज़ाद या तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कराया था, और उसके बाद फलस्तीन आज़ाद ईरान कराएगा। ये जो है एक लाइन खिंच गई है ये, और उस पर जो है मुझे लग रहा है कि ये जो है एक बहुत बड़ी चीज़ जो है दुनिया के सामने आई है। और वो जो इमाम खुमैनी ने जो नारा दिया था, ला शरकिया
ला गरबिया इस्लामिया इस्लामिया, कोई मशरिक नहीं, कोई मगरिब नहीं, सिर्फ इस्लाम रहेगा। और ये जो है मसलकी जो है चीज़ें, इख्तिलाफ अपनी जगह है, वो सोसाइटी हेल्दी डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं कही जाती जहाँ इख्तिलाफ ना हो। सबकी राय जहाँ एक जैसी हो तो आप मान लीजिए कि वो मूर्खों की बैठक है। इख्तिलाफ राय शदीद ज़रूरी है जब आदमी बैठा हो, लेकिन इख्तिलाफ राय, एक दूसरे से बुग़्ज़ नहीं। तो ये जो है सूरत हाल है और ये एक हेल्दी डिस्कशन का एनवायरनमेंट डेवलप होता है आपके यहाँ पे। तो मैं मुमताज़ भाई मुबारकबाद देता हूँ आपको कि आप इस तरह का एक ऑर्गेनाइज करते हैं और लोगों को आप न सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बल्कि एग्जैक्ट जो है एजुकेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जी मुमताज़ भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये सही है और हम एक हेल्दी बातचीत, मुज़ाकरा कह लीजिए, डिबेट कह लीजिए कि लोगों का ज़हन और फिर जो कमेंट्स आते हैं वो भी हम पढ़ते हैं। उन कमेंट के ज़रिए पता चलता है कि भाई क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। तो हमारा मकसद यही है कि ये जो प्लेटफ़ॉर्म बना है ये प्लेटफ़ॉर्म इसी तरह से रहे कि बिल्कुल एक, लेकिन ये कि जो एक मैसेज है कि लगे कि हाँ, यहाँ हक की बात होती है। ऐसा ना हो कि ये बात जो है बस हम किसी की चापलूसी के लिए या किसी की हिमायत के लिए या वो उसके लिए नहीं है। कई बार हो भी जाता होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं। जज़्बात, बहरहाल इंसान जज़्बाती है, दुनिया जज़्बाती है। दुनिया के कुल उत्पादन व्यय से 20% कमी हो जाएगी। ये शान हैदर ने लिखा है और ये सही हिब्रू मीडिया सीरियाई क्षेत्र से आईडीएफ के कब्जे वाले गोलान हाइट्स में आईडीएफ के ठिकानों पर 19 रॉकेट दागे गए। रॉकेट, और मैं आपको बता दूं, आज देखिए मैं स्टोरी करने वाला था लेकिन मुझे जाना पड़ गया प्रोग्राम में, और वो ये कि हिजबुल्लाह लगातार जो है वो इजराइल की तरफ बढ़ रहा है और कब्जे कर रहा है। वो कई इजराइल के कब्जे वाले 3 जगहों से हिजबुल्लाह ने ग्राउंड फाइट करके कब्जा किया है। तो ये भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हजारों ईरानी वली स्क्वायर में महिला फुटबॉल टीम का वेलकम करने के लिए जमा हुए हैं। तो ये देखिए, ये ईरान जो है वो एक अलग किस्म की दुनिया है भाई। तो सलूट है ऐसे लोगों को, ऐसे हौसलामंद लोगों को। तो दुनिया की तारीख जब लिखी जाएगी तो मैं समझता हूं कि एक मिसाली किरदार के तौर पर इनको देखा जाएगा। और हमारे चेयरमैन साहब फिरोज बख्त अहमद साहब, और चूंकि इनकी बातें भी दस्तावेज की शक्ल में जमा हो रही हैं एमएमसी न्यूज इंडिया पे, तो लोग इसे भी जब देखेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। मैं चाहूंगा कि दुआ भी करा दें और अपना रिएक्शन भी। जी जी डॉक्टर मुमताज, कोई रिएक्शन बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन वो ट्राई कर दूं। यारिव लेविन जिनके बारे में खबर हुई थी कि भाई नेतन्याहू की जगह ये जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये खबर ये गालिबन कल इस काम को किया गया था, नेसेट से जारी की गई थी खबर। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो नेतन्याहू साहब हैं एलिमिनेट हो गए। इन्होंने पहले से नेतन्याहू का जो भी जिम्मेदारी है, बहुत ज्यादा ये लोग समझ रहे थे उनके ऊपर भार है, उसको कम करने के लिए ये डिक्लेयर कर दिया कि ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, बाकी वो किस स्टेटस में है, कहाँ है, इसका हमें अभी कोई बात नहीं। जैसे अभी राशिद साहब ने भी फरमाया था कि कोई कंफर्म न्यूज नहीं है जिस तरीके से बात है उनके एलिमिनेशन की। ठीक है, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, कंफर्म खबर नहीं है। और बस दूसरे मैं ये कहना चाह रहा था कि यानी अब ये जो हाइफा में ये जो रिफाइनरी पे अटैक हुआ है, ये गालिबन अब ये पता नहीं, कंफ्यूज है हम लोग, ईरान की मिसाइल से हुआ है या जो ये अपने यहाँ इधर बॉर्डर पे जो ये लोग हुती नहीं, हिजबुल्लाह के जो लोग हैं वो भी काफी मिसाइल वहां डाल रहे हैं, क्योंकि ये बजान ग्रुप का ऑयल रिफाइनरी था और ये काफी इसको नुकसान पहुंचा है। ठीक है, और
ये तो बात शायद अभी कह दी गई थी, आपने कही थी, किसने कही थी कि शुरू में भी ईरान अटैक तो कर रहा था रिफाइनरी पे, मगर वो कारी अटैक नहीं थे। उससे पहले अच्छा, इसके पास भी ना, ये जो रिफाइनरी है, इसके आसपास भी रडार लगे हैं। तो ईरान जो इसके ऊपर अटैक कर रहा था, पहले उसने इसके रडारों को फूंका। रडारों को फूकने के बाद आज फिर ये रिफाइनरी, भाई तुम दूसरे का पानी जो है उसको जहर बना दोगे, तुम दूसरे के तेल को फूंक दोगे, तुम दूसरे को कारी नुकसान जरा पहुंचाओगे, तो भाई वो भी तो कुछ करेगा ना। तो ये सब चल रहा है, अच्छा नहीं है। लेकिन इससे क्या होगा, जो सिलेंडर है जिनके ऊपर हिंदुस्तान में 60 रुपए बढ़े हैं, वो डबल प्राइस के हो सकते हैं। वैसे भी किसी ने मुझे बताया था कि वहाँ बेंगलुरु में एक सिलेंडर 7,500 रुपए का भी बिक चुका है। ये इस तरह के हालात अगर हो गए तो फिर यही होगा कि लकड़ियां जमा करके या कोयला जमा करके फिर हांडी उस पर चढ़ाएंगे हम लोग, और वो मिट्टी की हांडी हो या पीतल की हो या तांबे की हो, कुछ ऐसा दौर मुझे आता लग रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे इस लड़ाई के आसार कुछ ऐसे लग रहे हैं कि बहुत जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। कम से कम सारा ये अप्रैल तो चलेगी। ठीक है, मार्च तो हो ही गया खत्म, लेकिन दुआ हम यही करते हैं अल्लाह से, लड़ाई जल्द से जल्द खत्म हो। और जिन लोगों ने ये लड़ाई थोपी है ईरान के ऊपर, अल्लाह उनको उनके किए की सजा दे। ईरान में भी हजारों लोग मारे जा चुके हैं, शहादत का जाम पी चुके हैं। उनकी भी बेतहाशा बिल्डिंग्स जो हैं, इदारे हैं, वो भी तबाह हुए हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा वहां नुकसान हुआ है। ठीक है, लेकिन ईरान ने तो शहादत का जाम पिछले 50 साल से पी रखा है। प्रैक्टिकली वेट कर रहा था कि कब मौका मिले, मौका मिल गया है। ठीक है, और जिस तरीके से सैंक्शंस लगाई गई, यानी ईरान के साथ क्या कुछ नहीं किया गया। एक महज़िब मुल्क है, तारीखी मुल्क है, सभी का दोस्त है, सभी को साथ लेकर चलने वाला है। ये जो वजीर आजम का हमारा नारा है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सही मानों में ये हमने जो 2 साल की लड़ाई हुई है, ये ईरान की जानिब से देखा है। ईरान सबको साथ लेने की कोशिश में रहा है। और अभी भी जो अरब ममालिक पे जो अटैक्स हो रहे हैं, और अरब ममालिक जो है मिल के ईरान पे अटैक नहीं कर रहे हैं, उसकी वजूहात यही हैं, 2 वजूहात हैं। एक तो जेन्युइन ये है कि वो भी घबरा गए हैं कि ये अमेरिका ने हमारे ऊपर कब्जा कर रखा है, हमारी जमीन के ऊपर कब्जा कर रखा है, और इसराइल को सिक्योरिटी देने के लिए, हमारा तेल चूसने के लिए, हमसे बिजनेस के नाम में हमसे लूटपाट करना, वही जो अंग्रेज हिंदुस्तान के साथ करते थे कि यहाँ से एक अनफिनिश्ड जो है कोई लकड़ी का कुछ खिलौना माल वाल फिनिश करके लंदन ले जाते थे, और वही लाके फिर वो 10 गुना 100 रुपए का बेच देते थे। अमेरिका यही तो कर रहा है अपनी बेसिस पे। फिर वहां पे आपने अपने सारे फौजी पहुंचा रखे। ये मेरा ख्याल ये है, खामोश इसलिए है, वरना बहुत ताकतवर मुल्क है सऊदी अरब। ये ना समझो कि उसमें आप ताकत नहीं है। कतर भी बहुत ताकतवर मुल्क है, उसने अभी वर्ल्ड कप कराया, ये छोटे मोटे नहीं है। लेकिन ये एक वजह है इनके खामोश बैठे रहने की, एक साथ आके ईरान पे हमला न करने की। ये भी परेशान हो गए, और जो गद्दारी है, जो गद्दारी की है इसने, अमेरिका ने उनके साथ, ये अब एक वक्त ऐसा आएगा, अमेरिका से ये लोग भी बदला लेंगे। भाई तुमने जब बेसिस बना रखी है, ये सब हो रखा है, तो तुम उसको सेव करो, इन जगहों को सेव करो, मगर नहीं। अच्छा, दूसरी वजह हमला करने की ना करने की ये है कि ये बड़ा ये ज्वलंत जो है, इस टाइम जो है वॉर सिचुएशन है, बड़ी खतरनाक है। अगर इनमें से किसी ने हमला कर दिया, मिलके किया, 4, 5, 6, 7 ने, या 2, 3 ने, या सिर्फ अकेले ने, तो उसका वजूद नहीं रहेगा। तो ये सब समझते हैं, लेकिन हम चाहते हैं ऐसा सब कुछ नहीं हो। बस अल्लाह से एक दुआ करते हैं कि जबरदस्ती की जो ईरान के ऊपर ये जंग थोपी गई है, ये जंग खत्म हो, और ईरान के हक में खत्म हो। ईरान सच्चाई के रास्ते पर है, और खमेनाई साहब तो हमेशा यही कहते चले आ रहे हैं कि मैं तो रहबर जो हूँ,
मैं ठीक है, इस्लाम का नाम लेते हैं, ईरान का नाम लेते हैं, अबव ऑल जैसे आपने भी कहा था, वो रहबर इंसानियत है, ठीक है? इंसानियत के सबसे बड़े अभी भी कई बार जब वीडियोस हम देखते हैं, उनकी तस्वीर दिखाई दे जाती है, आंखें जो हैं वो नम हो जाती हैं, आपदीदा हो जाती हैं, तो क्या कर सकते हैं इसके अलावा हम? यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह जो है, जो हक के रास्ते पे है, सच्चाई के रास्ते पे है, और जो वॉर ऑफ एट्रिशन लड़ रहा है, अपनी बका की लड़ाई लड़ रहा है, अल्लाह उसको कामयाब करे। और ये आप ये देखिए, तमाम रमज़ान जो है वो जंग में गुज़र गया। मुसलमानों ने जो रोज़े रखते हैं, क्या ईरान में रखे होंगे, क्या गाज़ा में रखे होंगे, क्या-क्या। और एक चीज़ और बता दूँ, एक मैं दिलचस्प तो नहीं कहूँगा, एक अजीब-सा वीडियो मेरे पास तुर्की का आया। वो कोई तुर्की में क्या होता है, ख़वातीन और ये जो है मर्द, ये ना जब हमारी इबादत की रात होती है, तो मस्जिद में जमा होते हैं और इबादत करते हैं। ऊपर का हिस्सा जो है वो ख़वातीन बैठ के इबादत करती हैं शब कदर में, और नीचे मर्द। उन्होंने क्या किया, जो उनके पास वो थे जो सर पे ओढ़ते हैं क्या, हिजाब, एक्स्ट्रा हिजाब लेके आई वो ख़वातीन, और उन्होंने अपने तुर्की मर्दों के ऊपर हिजाब फेंके, उनसे कहा कि तुम चूड़ियाँ पहन के बैठे हुए हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम जाओ और जाके ईरान की मदद करो। ये सब हो रहा है, लेकिन ईरान की मदद अल्लाह की जानिब से होगी, गैब की जानिब से होगी, हमारी आपकी दुआओं की जानिब से होगी, बावजूद इसके कि हम गुनाहगार लोग हैं, लेकिन अल्लाह भी जानता है कि अगर दुआ सच्चे दिल से की जाए, तो 7 आसमान पार जाके उसकी कबूलियत होती है। जी, डॉक्टर मुमताज़। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, और चूंकि हम अच्छे कॉज के लिए दुआ गो हैं, और हम इंसानियत की बका, लॉ एंड ऑर्डर और एक सही सिराते मुस्तकीम का जो तस्वुर है कि हक के रास्ते पर हमें चलना है। राजा सिंह राजपूत साहब ने लिखा है कि ईरान का पैगाम 10,000 किलोमीटर दूर तक तैयारी, 12 इस्लामिक देश बनाम ईरान, आज की रात है भारी, जहां रहते हैं अमेरिका विदेश मंत्री, वहां पहुंचा ईरानी ड्रोन। ये आज तक की न्यूज है। तो आप ये देखिए कि ईरानी ड्रोन वहां तक पहुंच गया, और आज 10,000 किलोमीटर बहुत अलामती बात कही है, क्योंकि तेहरान से जो वाशिंगटन की दूरी है वो 10,000 किलोमीटर है। ये ऐलान कि 10,000, ये मैं समझता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, और नेतन्याहू की शायद स्पीच हुई है, अभी ये नहीं पता कितनी सच्ची है, लेकिन ये स्पीच बताई जा रही है। इसके साथ साथ ईरानी जनता वो कब रिजीम चेंज करके फेंकेंगे, वो कह रहे हैं। बहुत सारी चीजें शायद वो कुछ कहना चाहते हैं। राशिद रिजवी साहब वाशिंगटन पहुंचे, ईरानी ड्रोन, ये क्या माजरा है? नसीरुद्दीन साहब ने पूछा है। नेतन्याहू को क्या समझ नहीं आता है कि परिस्थितियां तुम रिजीम चेंज के लिए बना रहे थे या उल्टी पड़ गई? जयदीप सिंह मुंदेला। बहरहाल जी, मुमताज भाई, जो ड्रोन वहां पहुंचने की बात आई है, आप ये मत भूलिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप वहां पर अलग थलग पड़ गए हैं। और वहां पर जिस ड्रोन के बारे में पहले तो 4-5 दिन पहले आपने सुना होगा कि पेंटागन ने वो अलर्ट जारी किया था कि ईरान कभी भी अपने ड्रोन से पेंटागन पर, अमेरिका पे अटैक कर सकता है। और अब बात ये आ गई कि जहां पर उनके रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री रहते थे, वो भी वीआईपी जोन में, उसके ऊपर ड्रोन उड़ता हुआ देखा गया, और ये लोग घर छोड़ के, इनको घर छोड़ना पड़ गया अपना। ये खतरा अलर्ट हुआ। तो ये क्यों आप मान नहीं रहे हैं कि ये एक नया प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को अपनी मजबूती के लिए, सपोर्ट के लिए, कि देखो अगर हम लोग ईरान से नहीं लड़ेंगे, बजट पास नहीं होगा, तो फिर ईरान जो है पेंटागन तक, अमेरिका तक पहुंच गया है, कोई सेफ नहीं रहेगा। तो इसको हम इस लाइन से भी जा करके मुमताज भाई देखते हैं कि आप प्रोपेगेंडा करवा करके बजट पास करवाने की कोशिश कर रहे हो, और ईरान पर अटैक करने का एक सॉलिड रीजन ढूंढ रहे हो। जी। ये भी हो सकता है, ये कुछ भी साजिश कर सकते हैं। हैफा तिल अवीव ब्लैकआउट, ये आप देखिए, बिल्कुल अब हिजबुल्लाह की ओर से रॉकेट दागे जा रहे हैं, और ईरान भी बड़े हमले करने जा रहे हैं। बहरहाल जो भी अपडेट होगा हम देंगे।
दुआ हो चुकी है चेयरमैन साहब की तरफ से, फिरोज बख्त अहमद साहब की तरफ से। और मैं समझता हूं कि फिरोज बख्त अहमद साहब को हम लोग सब वैसे तो जानते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन एमएमसी न्यूज इंडिया पे और जब से फिलिस्तीन और ये सब बातें हुई हैं, एक हर एतबार से अगर आप देखें तो बहुत बड़ा चेंज। हाँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, ऐसा बताया जा रहा है नेतन्याहू की, लेकिन बहरहाल अभी इसकी भी सदाकत आने दीजिए, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या सच्चाई है। तो जब भी, तो बहरहाल बहुत शुक्रिया फिरोज बख्त साहब आपका, बहुत शुक्रिया राशिद रिजवी साहब आपका, और तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमसे लगातार 2 घंटे से जुड़े हुए हैं। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी और जो भी अपडेट होगा हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, शब खैर, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।